मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम यूनिट 6 स्टार्ट कर रहे हैं फिर से, क्योंकि आपकी फोर्थ भी जो अल्टरनेटिंग करंट थी उसका रिवीजन लगभग हो गया है फिर से। तो आज हम जहाँ से हमने यूनिट 6 को छोड़ा था हम वहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। मैंने यूनिट 6 में आपको दो टाइप बताए थे ऑप्टिक्स के, जिसमें एक हमारे पास रे ऑप्टिक्स था और एक था हमारे पास वेव ऑप्टिक्स। तो हम रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहे थे और रे ऑप्टिक्स में मैंने तुम्हें मिरर बताए थे। मिरर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी जो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं वो इस चैप्टर के एंड में हम कर देंगे। अभी फिलहाल हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। तो जो बच्चे पीछे अपना काम छोड़ चुके थे वो अगर अब उन्होंने नहीं किया है तो वो दोबारा से स्टार्ट कर दे, और जो बच्चे कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो है स्फेरिकल मिरर, और हमने 10th क्लास में सभी बच्चों ने लगभग मुझसे ही पढ़ा है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं इनके बारे में आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स मैंने 10th में ही बता दी थी। बहुत सारी बातें एक बार छोटे से रिवीजन के तौर पर हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो ज़रा, तो स्फेरिकल मिरर हमें पता है कि बेटा ये एक ट्रांसपेरेंट होलो स्फीयर होता है, और जिसमें एक पार्ट रिफ्लेक्टेड और एक पार्ट क्या होता है, पॉलिश्ड, जिसमें हम ये कह देते हैं कि भाई इट इज़ ए पार्ट ऑफ द ट्रांसपेरेंट होलो स्फीयर। ये किसका पार्ट होता है? एक ट्रांसपेरेंट होलो स्फीयर का पार्ट होता है, या हम कहें स्फेरिकल मिरर इज बाउंड बाय ए ट्रांसपेरेंट होलो स्फीयर हुज वन पार्ट इज रिफ्लेक्टेड एंड अनदर पार्ट इज पॉलिश्ड। तो दो टाइप के हमारे पास स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक हमारे पास होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोल देते हैं और कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोल देते हैं। ये मिरर दिखने में कैसे होंगे और इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो जो कनकेव मिरर है उसके अंदर हम कहते हैं कि जो आउटर पार्ट है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इस मिरर में मिरर होगा किससे बाउंड होगा बेटा? एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर से बाउंड होगा जिसका एक फेस है। तो एक फेस क्या होगा? एक आउटर फेस और एक इनर फेस। तो जो आउटर फेस होगा वो पॉलिश्ड होगा और इनर फेस होगा वो क्या, इनर फेस क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्टेड। लेकिन जब हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो ये भी एक स्फेरिकल मिरर ही है। स्फेरिकल मिरर मतलब स्फीयर से बाउंड। कैसे स्फीयर से? होलो स्फीयर से। तो इसके अंदर जो इनर पार्ट होगा वो होगा पॉलिश्ड और आउटर पार्ट क्या होगा? रिफ्लेक्टेड। तो दोनों के कॉमन थिंग्स हैं, मैं फटाफट बोलते जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, ठीक है? तो क्योंकि एक स्फीयर से बाउंड है तो ऑब्वियस सी बात है इट हैव अ सेंटर, और इस सी को हम बोल देते हैं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोल देते हैं इस सी को? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। और क्योंकि मिरर है तो मैंने इसको नाम दे दिया, दैट इज M1 एंड M2। ये M1 और M2 मैंने इस मिरर के एंड पॉइंट्स को नाम दे दिया। एंड हेयर इट इज द मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पोल, जिसको P से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट करेंगे बेटा? P से। P represent the pole of the mirror and pole is the midpoint of the mirror from which we can calculate the object distance and the image distance on the left side, on the right side of the mirror. अब क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन हो गया हमारे पास, क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर whose one part is mirror। ये एक ऐसे स्फीयर का सेंटर होता है जिसका एक पार्ट क्या होता है? मिरर, है ना? ये देखो स्फीयर है और इसका एक पार्ट किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मिरर की तरह। तो ऐसे स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देते हैं। 10th क्लास की बात है, सीधी सीधी सी। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सेंटर है स्फीयर का, तो इस स्फीयर की रेडियस भी होगी। हियर इट इज द रेडियस, दैट इज नोन एज आर। तो इस आर को हम बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोल देते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज वन पार्ट इज मिरर। ये बिल्कुल वैसा ही है। और एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर दे, ये देखो ये लाइन मैंने ज्वाइन कर दी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, एंड एक्सटेंडेड ऑन द बोथ साइड, हेयर एंड हेयर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक एक्सिस मैंने या एक लाइन मैंने खींचा है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर रहा है,
और दोनों तरफ एक्सटेंड हो गया है, तो इस लाइन को या इस एक्सिस को हम बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? ये 10th क्लास की बात है, मैं जस्ट एक छोटा सा रिव्यू कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और जैसा मैंने कनकेव मिरर में बनाया है वैसा ही हम कन्वेक्स मिरर में बनाएंगे। तो ये रहा भाई इसका पोल, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेंटर, ये मिरर M1, ये मिरर M2 और ये हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। हो गई। अब क्योंकि मैंने बताया कि भाई ये इसकी R रेडियस हो गई, तो इसको ध्यान रखोगे आप, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो मिड पॉइंट है उसको हम फोकस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फोकस। हेयर इट इज द फोकस। फोकस, फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करती हैं, या हमें इट अपीयर्स टू मीट, द रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट एंड अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट अगर हमें किसी पॉइंट पर मिलती हुई नजर आ रही हैं या एक्चुअली में मिल रही हैं, तो उस पॉइंट को हम कह देते हैं फोकस, ठीक है। और क्योंकि हमने पढ़ा है कि इमेजेस हमारे पास दो टाइप की होती हैं, रियल और वर्चुअल। अगर लाइट एक्चुअली में किसी पॉइंट पर मीट करती हैं तो वहाँ रियल इमेजेस, और अगर इट अपीयर्स टू मीट एट दैट पॉइंट, सो हमें वहाँ कैसी इमेज मिलेगी बेटा? वर्चुअल इमेज। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा। क्योंकि इसमें दो तीन बातें थी कि भाई यहाँ पर फोकस आ गया। फोकस मैंने बताया वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहाँ लाइट मिलती हैं या मिलती हुई नजर आती हैं। डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, इसलिए मैं इसके बारे में लिखवा भी नहीं रहा हूँ। आपको जो पीडीएफ भेजी जाएगी नोट्स की, वो आप वहाँ से इस चीज़ को लिख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, बोर्ड में नहीं आता। ये जस्ट आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि 10th क्लास में आपने पढ़ा है। पोल और फोकस के बीच की दूरी है, उसको हम बोल देते हैं बेटा फोकल लेंथ। क्या बोल देते हैं? फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। एफ रिप्रेजेंट द फोकल लेंथ। और सभी बच्चों को मैंने पढ़ाया था कि भाई अगर मैं कोई भी डिस्टेंस, क्योंकि सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए जाते हैं मिरर के अंदर? पोल से। एक स्फीरिकल मिरर में ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल। और सीधी सीधी सी बात थी कि भाई एक सीधा सा हार्ड एंड फास्ट रूल लगा लो या एक सीधी सी ट्रिक लगा लो। इसमें हमारे पास फोकल लेंथ इधर आ रही है लेफ्ट साइड, और इसमें फोकल लेंथ हमारे पास राइट साइड में आ रही है। तो आपको बताया गया था कि अगर पोल से कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, एक साइन कन्वेंशन रूल है कि अगर पोल से आपने कोई भी डिस्टेंस, साइन कन्वेंशन रूल तो ये कहता है कि अगर इफ द डिस्टेंस आर मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, सो द डिस्टेंस कैन बी टेकन टू बी पॉजिटिव। अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो वो तो पॉजिटिव लिया जाएगा, लेकिन अगर आपने इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट कोई डिस्टेंस मेजर किया तो वो नेगेटिव लिया जाएगा। इस बात को हम एक सिंपल से रूल में बना लेते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स में या 10th क्लास में आपको बताया गया था कि पोल के लेफ्ट साइड कोई डिस्टेंस हो तो वो नेगेटिव ले लो, और पोल के राइट साइड कोई डिस्टेंस हो तो वो पॉजिटिव ले लो। दैट सिंपल, ठीक है। तो इसी बात को लेकर चलते हुए हम ये कह सकते हैं कि भाई कनकेव मिरर के अंदर फोकल लेंथ क्या ली जाएगी बेटा? हमेशा क्या ली जाएगी? नेगेटिव। और कन्वेक्स के अंदर फोकल लेंथ हमेशा क्या ली जाएगी? पॉजिटिव। क्यों भाई? क्योंकि फोकल लेंथ पोल के इस केस में लेफ्ट साइड है और इस केस में कहाँ है बेटा? राइट साइड है। क्लियर? तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से भी बता दिया आपको, और हमने एक हार्ड एंड फास्ट रूल जो 10th क्लास में आपको बताया था वो भी बता दिया। अब इसमें दो बातें और हैं कि भाई कनकेव मिरर है ना, वो हमेशा रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस बनाता है, दोनों टाइप की इमेजेस बनाता है। लेकिन एक कन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा। ये बातें अपने दिमाग में, मैंने बताया था आपको कि ये फिक्स कर लो बेटा, क्योंकि ये बातें अब ऐसी हैं कि ये आपको आपके लिए बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ है। अब हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की और इसके फोकस और फोकल पॉइंट की, ठीक है। और रे डायग्राम्स जो हमने 10th क्लास में पढ़े थे, 8 रे डायग्राम मिरर से रिलेटेड, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक बार वो डायग्राम आपको ज़रूर पढ़ने हैं, ध्यान रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको तभी आएंगे, आप तुरंत न्यूमेरिकल तभी निकाल सकते हो जब आपको डायग्राम आपके माइंड में क्लियर होंगे।
जैसा कि 10th में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास कुछ रे डायग्राम जो हमने 10th में पढ़े थे मिरर के रिगार्डिंग। ये मैंने 6 रे डायग्राम बनाए हैं यहाँ पर कनकेव से रिलेटेड, जिसमें पहला रे डायग्राम है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज फोकस पर बनेगी। फिर ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी से थोड़ा आगे शिफ्ट किया तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, पहले सी के पीछे था इन्फिनिटी पर, अब सी के पास पहुंचा लेकिन अभी सी के पीछे है। तो ऑब्जेक्ट जब बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में। इमेज कैसी है, रियल। इसमें भी कैसी है, रियल, लेकिन इसमें रियल पॉइंट साइज है। ये आपको टेबल मैंने लिखवाई हुई है, 10th क्लास में लिखवाई थी टेबल, वो टेबल आपने फिर से याद करनी है और बनानी है, बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए टिप टू टिप ये बातें। इसमें भी कैसी है, इमेज रियल है, लेकिन रियल के साथ क्या वर्ड आता है, इन्वर्टेड, तो है ना इन्वर्टेड यहाँ पर। और साइज कैसा है बेटा, स्मॉल साइज होगा। फिर ऑब्जेक्ट सी पर पहुंचेगा तो ऑब्जेक्ट अगर सी पर है तो इमेज भी सी पर ही बनेगी, सेम साइज्ड। फिर ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच में पहुंचा तो आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा है। अभी हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में तो इन्हीं का यूज करेंगे बेटा, ध्यान रखना। उसके बाद अगला जो रे डायग्राम है उसमें ऑब्जेक्ट मैंने सी और एफ के बीच में रखा तो आपने देख रहे हो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है, लेकिन इमेज इसमें भी रियल है क्योंकि यहाँ रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही है, इसमें भी रियल है क्योंकि इसमें भी रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही है, लेकिन इसमें स्मॉल साइज्ड है, इसमें सेम साइज्ड है और इसमें मैग्नीफाइड है। लेकिन इन तीनों शुरू के चारों में इमेज है वो रियल है क्योंकि रे ऑफ लाइट है वो किसी पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। एक तरीके से हम ये कहें कि ऑब्जेक्ट है वो फोकस के बाहर है। ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है बेटा, फोकस के बाहर। देखो फोकस कहाँ से कहाँ तक होगा, पोल से फोकस की दूरी है इस F से, ये पीछे पीछे है। जब तक ऑब्जेक्ट F से, इन चारों रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट है वो F से जब तक पीछे रहेगा तब तक यहाँ पर इमेज रियल बनेंगी, बाकी हमेशा ये वर्चुअली बनेंगी। ये 10th क्लास में तुम्हें समझाया था बहुत अच्छे से। उसके बाद ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पर रखा तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा, इन्फिनिटी पर। एक रे ऑफ लाइट कहाँ जाती है, देखो सभी में एक ही पैटर्न है, एक रे ऑफ लाइट, पहली रे ऑफ लाइट सीधी, दूसरी रे ऑफ लाइट पोल पर। जो सीधी गई है वो फोकस से पास आउट होगी सभी में, और दूसरी रे ऑफ लाइट जो पोल पर गिरी है वो इस तरह से इंटरसेक्ट करेगी, हमें इमेज रियल और वर्चुअल मिले एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसी तरह से जैसे ही ऑब्जेक्ट, देखो इसमें आखिरी केस में ऑब्जेक्ट जैसे ही कहाँ पहुंचा है, पोल और फोकस के बीच में, तो आप देख रहे हो एक रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी, दूसरी रे ऑफ लाइट पोल पर इस तरह से गिरी कि अगर मैं यहाँ से देखूं तो इमेज मुझे कहाँ नजर आएगी, ए डैश बी डैश, दैट इज द बिहाइंड द मिरर, और वो इमेज है वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है वर्ड, और कैसी होगी बेटा, मैग्नीफाइड है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज बड़ा है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये तो थे कनकेव के। इसी तरह से कॉन्वेक्स के सिर्फ 2 ही रे डायग्राम बनते हैं, क्योंकि मैंने कन्वेक्स के लिए बताया कि एक रे डायग्राम में तो ऑब्जेक्ट कहाँ रख दो, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से आने वाली रे ऑफ लाइट, क्योंकि कनकेव है, कन्वेक्स है, वो डाइवर्जिंग मिरर है, तो जैसे रे ऑफ लाइट इस मिरर पर गिरेगी दैट विल बी डाइवर्स एंड मीट, इट अपीयर्स टू मीट एट द फोकस। तो ये हमें वर्चुअल इमेज देगा। क्योंकि मैंने तुम्हें अभी भी बताया था, जब वो इससे पहले मैंने एक डायग्राम बताया तो उसमें बताया कि कन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाएंगे, चाहे ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रखो। हाँ, एक केस में वो रियल इमेज भी बना देते हैं, उस केस में कंडीशन क्या होगी वो भी अभी बताते हैं। देखो, तो ये रहा कन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट है वो मैंने यहाँ रख दिया, दैट इज ए बी। एक रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी, एक रे ऑफ लाइट पोल पर गई कुछ इस तरह से, पोल पर जाने वाली रे ऑफ लाइट इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी, और सीधी जाने वाली रे ऑफ लाइट इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी। जो सीधी गई है वो डाइवर्ज होकर कहाँ मिलती हुई नजर आएगी, फोकस पे। जो पोल पर गिरी है वो इस तरह से, तो यहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी बेटा, इमेज। तो इमेज है वो कैसी बनी हमारे पास, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल साइज्ड। इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी है तो स्मॉल साइज्ड होगी। अब यहाँ जो इमेज है वो वर्चुअल है और ऑब्जेक्ट है वो रियल है। अगर मैं इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर दूं तो
उस केस में हमें एक कन्वेक्स मिरर है वो रियल इमेज भी दे सकता है। जब मैं एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, क्या क्रिएट करूं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देखो वो कैसे होगा, दोनों में फर्क समझना। यहाँ ये इमेज बनी है वर्चुअल और अभी मुझे इमेज बनानी है रियल एक कन्वेक्स मिरर से। कैसे बनेगी? जब हम एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट करें बेटा, तो भाई देखो ये फोकस, अगर सपोज रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से कहीं दूर से आ रही है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोइंग टू बी पैरेलल, इट गोइंग टू बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसा तभी होगा जब ऑब्जेक्ट मैं कैसा रख दूं बेटा, जब मैं ऑब्जेक्ट रख दूं वर्चुअल लाइक दिस। ये हो गया फोकस, तो आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना रियल इमेजेस कब बनती हैं, जब रे ऑफ लाइट किसी पॉइंट पर मीट करें, और अगर किसी पॉइंट पर वो मीट करने की बजाय इट अपीयर्स टू मीट एंड इट डाइवर्ज एट द पॉइंट, तो हम कह सकते हैं वहाँ वर्चुअल इमेज बनेगी। तो इस केस में तुम देख रहे हो कि ए बी रियल ऑब्जेक्ट है, उससे रे ऑफ लाइट निकली और हमें किस पॉइंट पर अपीयर होती हो रही, इट अपीयर्स टू मीट एट पॉइंट ए डैश। तो ए डैश पॉइंट पर मीट हुई तो यहाँ से मुझे इमेज का साइज मिल गया और वो इमेज वर्चुअल थी। लेकिन अगर मैं एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं दैट इज ए बी, वैसे तो ये इम्पॉसिबल है। एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ क्रिएट करूं ए बी, वहां से अगर मैं देखूं तो इस ए बी से आने वाली रे ऑफ लाइट, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट से आने वाली रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिलती हुई नजर आ रही है? ए डैश पॉइंट पर। और ए डैश पॉइंट पर ये रियल में मीट करती हुई नजर आ रही है। आप देख रहे हो कि पॉइंट द रे ऑफ लाइट इज एक्चुअली मीट एट पॉइंट ए डैश, सो दैट मीन्स द ए डैश बी डैश गिव द रियल इमेजेस। तो इस तरह से ये रियल इमेजेस दे सकता है जब हम एक स्मॉल साइज्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं पोल और फोकस के बीच में। तो ये अपना आज का काम है, ये इतना आपको काम अपनी कॉपी में नोटबुक करना है, जहां तक पढ़ा दिया गया था उससे आगे। वीडियो को आप पूरा देखें बेटा, प्रॉपरली देखें और अच्छे से पढ़ें उसको। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस करें। तो बेटा जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि मिरर किस तरह से वर्क करते हैं, तो मिरर का एक सिंपल सा डायग्राम था हमारे पास, जिसमें हम कहते हैं कि अगर इन्फिनिटी से कोई रे ऑफ लाइट अगर किसी कनकेव मिरर पर या कन्वेक्स मिरर पर गिरती हैं तो किस तरह से बिहेव करता है। अगर इन्फिनिटी से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है, हम कहें कोई रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो वो रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट कैसे होगी? क्योंकि वो इस पॉइंट पर गिरेगी। इफ वी ड्रॉ ए नॉर्मल, जो नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से होगा, दैट इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, दैट इज रिफ्लेक्टेड एंगल। क्योंकि ये ध्यान रखना है आपने हमेशा मिरर में, कनकेव मिरर में या कन्वेक्स मिरर में या हम कहें स्फीरिकल मिरर में, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी नॉर्मल आप खींचेंगे मिरर पर वो इस तरह से खींचना है कि वो सीधा जाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट करे। किससे मीट करना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये बेसिक पॉइंट है, ध्यान रखना। तो जैसा तुम देख रहे हो कि ये रे ऑफ लाइट आई, इंसिडेंट रे पर गिरी, सॉरी मिरर पर गिरी, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये आई, ये आर, और रे ऑफ लाइट कहाँ कन्वर्ज होगी बेटा? फोकस पर, जो हमने पढ़ा है। इसी तरह से कनकेव में हम दिखा सकते हैं, कन्वेक्स में, दोनों में हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ तुम देख रहे हो कि रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअली मीट कर रही हैं, लेकिन इस केस में इट अपीयर्स टू मीट एट द फोकस, सो दैट्स व्हाई द कनकेव हैव अ रियल इमेज एंड द कन्वेक्स हैव द वर्चुअल इमेज। अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास है F इज इक्वल टू R/2। ये 10th क्लास में हमने पढ़ा है, लेकिन 12th में इसका प्रूफ है। आपको प्रूव करना है कि F है ना वो R/2 के बराबर होता है इन द बोथ मिरर, कनकेव, कन्वेक्स, जो भी आप लेना चाहें वो आपकी मर्जी है। मैं एक मिरर लेकर प्रूव करता हूं। देखो, तो मान लो कि भाई मेरे पास एक कनकेव मिरर है, ये मैंने माना, और ये कनकेव मिरर का हो गया बेटा पोल। एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, और जैसे ही ये पॉइंट ऑफ, सपोज दैट इज पॉइंट O, इस पॉइंट O के ऊपर ये आकर ये गिरती है, ये पॉइंट O हो गया।
इस O पॉइंट पर आकर गिरती है एंड वी ड्रॉ इन नॉर्मल। हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें। ये नॉर्मल जो हमने ड्रॉ किया है ये इतना ड्रॉ हो गया, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द रे ऑफ लाइट इज incident ray of light is parallel to the principal axis, so it going to be at focus after reflection and here it is the angle of reflection. ये हो गया, that is angle of incident, angle of reflection and the normal is going to be increased, it will be meet at point C, so the center of curvature ये हो गया। मुझे प्रूव करना है कि f है वो r/2 के बराबर होता है, तो इस बात को प्रूव कैसे करेंगे? तो इसमें एक सिंपल सी ज्योमेट्री हमें यूज करनी है, नथिंग टू डू, ए सिंपल ज्योमेट्री इज यूज्ड। तो देखो बेटा, ये इंसिडेंट रे है, ये आई, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए। हमें पता है कि पोल और फोकस के बीच की दूरी कितनी है, दैट इज स्मॉल एफ। ठीक है, ये इंसिडेंट एक ट्रायंगल आपको दिख रही होगी ओ सी एफ, एक ट्रायंगल, हम यहाँ ध्यान से देखें, एक ट्रायंगल ओ सी एफ में अगर मैं ध्यान से देखूं तो अल्टरनेट एंगल आपको दिख रहे हैं बेटा। ये जो एंगल सी दिख रहा है आपको इस ट्रायंगल ओ सी एफ में, ये आई है, तो ये भी एंगल क्या हो गया, आई। द अल्टरनेट एंगल्स विल बी सेम, आई एंड आई। ठीक है, तो इस ट्रायंगल ओ सी एफ में ओ सी एफ इज इक्वल टू एंगल ऑफ आई। ठीक है, और ट्रायंगल सी ओ एफ, सॉरी एंगल सी ओ एफ इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। और क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है, हमने पढ़ा है कि एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, ये दोनों एंगल क्या है बेटा, बराबर। एंगल बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो ये एंगल आई, ये दोनों ओ सी एफ और सी ओ एफ ये दोनों बराबर होंगे इस ट्रायंगल में, क्योंकि इंसिडेंट और आई और आर बराबर है, ये आई बराबर है, तो इसका मतलब ये आई आर भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल में ओ सी एफ इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी ओ एफ, ये दोनों बराबर हैं, आई और आर बराबर हो गए। तो हमने ट्रायंगल्स की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है 10th क्लास में कि भाई अगर दो एंगल बराबर हैं तो दो साइड्स भी बराबर होंगी। तो दो साइड कौन कौन सी बेटा, ये आपको दिख रहा है सी एफ, सी एफ है वो दरअसल ओ एफ के बराबर होगा। सी एफ किसके बराबर होगा, ओ एफ के। तो सी एफ, सो सी एफ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ एफ, ये मैंने यहां लिख दिया इक्वेशन 1। सी एफ किसके बराबर हो गई, ओ एफ के, दिख रहा है आपको। एंड इफ एपरेचर इज स्मॉल, ये मिरर दिख रहा है आपको, मिरर का फिलहाल एपरेचर ये है, एपरेचर यहाँ से ओ से पी का जो पार्ट है एपरेचर। इफ एपरेचर इज स्मॉल, अगर एपरेचर को मैं स्मॉल कंसिडर करूं तो भाई ऑब्वियस ही बात है कि ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ये हमारे पास जो पी एफ है वो दरअसल ओ एफ के बराबर होगी, क्योंकि अगर एपरेचर स्मॉल हो गया तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इफ एपरेचर इज स्मॉल देन ओ एफ पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ एफ, ये दोनों बराबर हो गए। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, अब इस सारे को सम अप कर लें तो हमारे पास पार्ट आ जाएगा फ्रॉम डायग्राम या फ्रॉम फिगर। फिगर को ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास फॉर्मेट बनेगा कि भाई जो पीसी है वो किसके सम के बराबर, ये पीसी है वो सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ के बराबर होगा। क्लियर, पीसी है वो दरअसल रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दैट इज आर, बट सी एफ और पी एफ, अब ध्यान से देखो आप, सी एफ है वो है ओ एफ के बराबर है एंड ओ एफ इज इक्वल टू पी एफ या एफ पी, पी एफ कर लो कोई दिक्कत नहीं, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल, तो पी पहले ले लो कोई दिक्कत नहीं।
तो पी एफ है वो ओ एफ के बराबर है, सी एफ है वो ओ एफ के बराबर है, तो इसका मतलब पी एफ एंड सी एफ आर बोथ इक्वल एंड द पी एफ इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ पी एफ इज इक्वल टू द फोकल लेंथ। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं सी एफ अगर पी एफ के बराबर है दैट इज ट्वाइस ऑफ पी एफ, और पी एफ का मतलब क्या हो गया बेटा, फोकल लेंथ, दैट इज आर, दैट इज इक्वल टू आर। ये आप देख सकते हैं कि R है, ये जो 2PF है, इसमें PF किसके बराबर है, डायग्राम को देखें तो PF है वो R के बराबर है, तो R की वैल्यू किसके बराबर, यहाँ से F किसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी बेटा, F किसके बराबर आ जाएगा, R/2 के। F किसके बराबर आएगा, R/2 के। इस फॉर्मेट को मैं ऊपर लिख देता हूँ, देखो जरा, यहाँ साइड में लिख देते हैं, यहाँ तक सभी को दिख रहा है, इसको इधर लिख दो, that is R is equal to twice of F because PF is equal to F. So F की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा, R/2। तो ये हमारा प्रूफ है, छोटा सा मैंने एक सिंपल सी ज्योमेट्री यूज की है और ट्रायंगल के रूल्स मैंने यहाँ लगाए हैं, ठीक है, जिसमें हमने कहा कि अगर ये सी एफ है वो ओ एफ के बराबर है बिकॉज आई एंड आर इज ऑल्सो इक्वल, इफ द एपरेचर इज स्मॉल देन पी एफ एंड एफ ओ इज ऑल्सो इक्वल, क्योंकि एपरेचर स्मॉल होगा तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर होंगे। इफ दिस पार्ट इज स्मॉल, दिस ओ पी इज स्मॉल, देन ओ एफ एंड पी एफ इज ऑल्सो इक्वल, लगभग नियरली इक्वल हो जाएंगे। सो द पी सी इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी एफ, हेयर इट इज, एंड द पी एफ इज इक्वल टू द फोकल लेंथ एंड वी गेट एफ इज इक्वल टू R/2। ठीक है बेटा, ये हमारा दूसरा पार्ट है।